हरिओम तत्सत। ओज आज इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आज डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर वन टीचिंग एप्टीट्यूड का ही है, तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और इस चैप्टर को आज समाप्त कर देंगे। इसमें जो मुख्य बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप कंप्लीट अवेयरनेस के साथ सुने इसे और समझे, अपने कॉमन सेंस का भी यूज करें, तभी आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे यूजीसी नेट में उसको सॉल्व कर पाएंगे। एजुकेशनिस्ट शुड बिल्ड द कैपेसिटीज ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, entrepreneurial and moral leadership among students and become their role model। ये जो स्टेटमेंट है वो था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, these words reflect the whole idea of what it means to be a teacher। तो टीचर का क्या मतलब है, इससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में यदि बात किया जाए टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो है द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ नेशन डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। फॉर दिस पर्पस वी नीड हाईली कॉम्पिटेंट टीचर्स। Teaching aptitude is all about evaluating candidates who want to enter teaching profession on the basis of their knowledge and skills. It refers to basic qualities required to become a successful teacher. This includes qualification, intelligence, attitude, and many other qualities expected from a person who wants to become a successful teacher। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो कंडक्ट करवाने का रीजन है उसका यही है कि एक अच्छे टीचर का सिलेक्शन किया जा सके, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उसका भविष्य ठीक तरीके से निर्धारित किया जा सके, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जा सके। इसीलिए एक अच्छे टीचर के सिलेक्शन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड को शामिल किया गया है। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स एड्स दैट आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द सिलेबस। Many questions have been asked on classroom situation in NET examination. The ensuing discussion will help candidates to correctly comprehend these types of questions. पहला आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? तो टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। Informal teaching is carried out within the family or in community during initial years of life। जब बचपन में आप होते हैं तो इनफॉर्मल टाइप का टीचिंग दिया जाता है, जो आप माँ बाप से सीखते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं। वो इनफॉर्मल टाइप की टीचिंग होती है, उसमें किसी तरह की फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती ज़्यादा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड होम स्कूलिंग। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ जब देखें तो फॉर्मल टीचिंग होती है, इज कैरिड आउट बाय पेड प्रोफेशनल्स कॉल्ड एडिटर्स, टीचर्स और फैकल्टी। टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वेज। टीचिंग इज द purposeful direction and management of the learning process। Teaching is a process of providing opportunities for students to produce relatively permanent change through engagement in experiences provided by the teachers। टीचर्स के जो अपने एक्सपीरियंस है
अपने एक्सपीरियंस के आधार पर स्टूडेंट्स को बताते हैं क्या क्या परेशानी, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है और उससे कैसे गेट ओवर करें, कैसे उस पर विजय प्राप्त करें। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स है, जो फ्यूचर है देश के, उसे वो सेम डिफिकल्टी को फेस ना करना पड़े। नाउ टीचिंग is a skillful application of knowledge, experience and scientific principles within an objective to set up an environment to facilitate learning. Teaching is a planned activity and effective teaching depends on the following. टीचिंग क्या है? जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में टीचिंग होती है वो एक प्लान है। आपको मालूम होता है कि कल आपका क्लास है तो क्या तैयारी करनी है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाना, क्या कौन सी मटेरियल की आपको आवश्यकता होगी, कितनी जानकारी आपको होनी चाहिए, सारे चीज के बारे में आपका पहले से प्लानिंग हुआ होता है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है, 2 पॉइंट रहते हैं। हाउ क्लियरली द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। दूसरा पॉइंट होता है हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड। आप जो पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट आपका कितने हद तक समझ पाया आपकी बातों को, उसको मेजर करने के लिए आपके पास क्या पैमाना, किस तरीके से मेजर करते हैं? क्या उससे क्वेश्चन पूछ के मेजर करते हैं कितना समझ पाया है, या कोई और आपके पास तरीका? तो ये 2 मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द learner, teacher and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goals। जो पहले से गोल सेट किया हुआ है उसके आधार पे। नेक्स्ट, टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट causes the child to learn and acquire the desired knowledge and skills and also the desired ways of living in the society। अब इसमें आते हैं मॉडल्स पे। जो बेसिक टीचिंग के मॉडल हैं उस पे आते हैं। तो ऐसा कोई भी बेसिक मॉडल नहीं है। देयर इज नो बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग दैट augurs well for the situations। Two contrasting models are discussed here. These models separately or in combination could be used for different courses। तो जो बेसिकली मॉडल्स होते हैं टीचिंग के, वो 3 तरह के होते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे। पहला होता है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग, जिसमें सिर्फ इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट देगा, सब कुछ वही है, आपसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं किया जाएगा। इंस्ट्रक्टर सिर्फ बोलता जाएगा, आपको सुनना है। Instructor centered teaching is a conventional approach। In this method, the instructor more or less controls the material to be learned and the pace of learning while presenting the course content to the students। The purpose of this method of learning is to acquire and memorize new knowledge or learn new skills। जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं ये आता है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग के अंदर। Instructor centered teaching can also be described as pedagogical approach। Pedagogy is the art and science of teaching। It determines how the teaching occurs, the approach to teaching and learning, the ways the content is delivered and what the students learn as a result of the process। In pedagogical approach, the learner is dependent upon the instructor for all learnings, and the teacher assumes full responsibility for what is taught and how it is learned। The teacher or instructor evaluates the learning process of the students।
नाउ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, लर्नर सेंटर में क्या है, जो सीखने वाला उस पे फोकस रहता है, स्टूडेंट सीख रहा है, स्टूडेंट पे फोकस रहता है. In this method, in this model, the learner is mostly self-directed and is responsible for his her own learning. The students learn best not only by receiving knowledge but also by interpreting it. That is, learning through discovery and at the same time setting the pace of their own learning. In this method, the instructor facilitates the learning of participants and help them by offering opportunities to learn themselves and acquire new knowledge and develop new skills. This type of teaching is also referred to as andragogical approach. Self-evaluation is also the characteristics of this approach. Now this now next is nature or characteristics features of teaching. The characteristics feature of teaching include the following. The nature और characteristics features of teaching, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं तो इसे ध्यान से देख लें. इसमें टोटल 11 पॉइंट्स हैं, इसको आपको याद रखने होंगे. It has different levels of teaching, पहला. दूसरा, it takes place in a dynamic environment, एक dynamic environment में होता है, fixed environment में नहीं होता. It is closely related to education, learning, instruction and training. It is essentially an intellectual activity. It is an art as well as science. Art भी है, science भी है, दोनों चीज होता है इसमें. It tends towards the self-organization. It is a social service. It includes lengthy period of study and training. It has a high degree of autonomy. It is a continuous process. जैसा कि आप जानते हैं टीचिंग लर्निंग हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कोई भी इसमें कह नहीं सकता कि मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है और कोई अभी नहीं कह सकता मुझे अब सिखाने की आवश्यकता नहीं. नेक्स्ट इज टीचिंग इज ए प्रोफेशन. नाउ अब आते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग के लेवल्स, तो टीचिंग के लेवल तीन तरह के होते हैं. पहला होता है मेमोरी लेवल टीचिंग, MLT शॉर्ट फॉर्म इसका होता है, जिसको इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, इसको ध्यान में रखें. मेमोरी लेवल टीचिंग जिसको हर्बर्ट ने दिया था. हर्बर्ट is the main proponent of memory level teaching. It is the initial stage of teaching. It includes the habit of rote memorization of facts and bytes of information. जिसको रट्टा मार के याद करते हैं उसका भी मेमोरी लेवल टीचिंग के अंतर्गत ही आता है. The teaching learning process is basically a stimulus response. It enables the learner to retain and also to reproduce the learnt material whenever required. The evaluation system mainly includes oral, written and essay type examination. Good memory includes rapidity in learning, stability of retention, rapidity in recalling and ability to bring only desirable contents to the conscious level. Now next is understanding level of teaching, ULT. Morrison is the main proponent of understanding level of teaching. Morrison के द्वारा प्रतिपादित किया गया था ULT, understanding level of teaching. It is memory plus insight. इसमें मेमोरी और अपना कॉमन सेंस का भी यूज होता है. It is memory plus insight. As it goes beyond just memorization of facts, it focuses on mastery of the subject. It makes pupils understand the generalizations, principles and facts. It provides more and more opportunities for the students to develop the intellectual behavior.
It provides active role for both the pupil and the teacher for assimilation of facts. The evaluation system mainly includes both essay and objective type questions. Next is last is reflective level of teaching or RLT. हंट ने इसे प्रतिपादित किया था. This process is given by Hunt. So Hunt is the main proponent of reflective level of teaching. It is the highest level of teaching and includes both ULT and MLT. Understanding level of teaching and memory level of teaching दोनों इसमें शामिल हैं. It is problem centric approach of teaching. The students are assumed to adopt some sort of research approach to solve the problems. Classroom environment is to be sufficiently open and independent. The learners are motivated and active. The aim is to develop the reflective power of learners so that they can solve problems of their lives by reasoning, logic and imagination and lead successful and happy lives. The pupil occupies the primary place and teacher assumes the secondary place. Essay type test is used for evaluation. Attitude, belief and involvements are also evaluated. Now next is dynamic environment. The teaching is dominated by communication that itself is very dynamic in nature. Teaching changes according to time and place. Its environment consists of interaction among three variables, namely independent, dependent and intervening variables. As a student depends upon teachers for learning, students are assumed to be dependent variables. Teachers are in position to manipulate the behaviors of the students and hence teachers are considered as independent variables. Teaching methods, teaching aids and motivational techniques which also facilitate the teaching learning process are termed as intervening variables. These are three variables you have to remember. The question can be asked from in these. Now closely related to education, learning, instruction and training. Teaching is basically causing to learn. Nothing is assumed to be taught unless it is learned by the students. Thus, learning and teaching go hand in hand. Teaching is the main tool to educate a person. Now, the main concept of teaching aptitude. Education, in this general sense, it is a form of learning in which knowledge, skills and habits of a group of people are transferred from one generation to the next through teaching, training, research or simply through autodidacticism, self-learning. Next is learning. Learning means activities and experiences. Learning can be defined as the relatively permanent change in an individual's behavior, current and potential, as a result of experience or practice. This can be compared to other primary processes producing relatively permanent change. Maturation that comes with biological age. Some methods of active learning are discuss, discussion, practice, sessions, structured exercises, team projects and research projects. Different aspects of learning have been explored later in this chapter. Now instructions, it is delivery of contents by the teacher. It does not involve an interaction between the teacher and the learner, but still it facilitates achievements of teaching. Objectives teaching is a wider concept and instruction is a part of teaching. Next is training. The main purpose of imparting training is to
to equip candidates with a specific or job related or technical skills. Again, teaching is a wider concept than training. Now, syllabus. Syllabus is an outline and summary of topics to be covered in an education or training course. It is descriptive in nature. A syllabus is either set out by an exam board or prepared by the professor who supervises or controls the course quality. Curriculum. A curriculum usually refers to a defined and prescribed course by study which the students must fulfill in order to pass a certain level of education. Curriculum can also be defined as the sum total of all the experiences that a student undergoes in the school, including academic, curricular activities and other types of exposure. Now, intellectual activities. Now, the most important question we will discuss, the questions which are coming in the current years. So, remember these things. Principle of teaching. These direct questions will come in UGC NET. Principle of teaching. The general principle. Principle of motivation. It creates curiosity among students to learn new things. Principle of activity. Learning by doing. Froebel's kindergarten KG system is the based on this principle. It includes both physical and mental activities. For example, a student are asked to make charts and models. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मीन्स करके सीखने की जो क्षमता है, करके सिखाने कुछ प्रैक्टिकल चीज करवा के सिखाने से लोग जल्दी सीखते हैं. इसे फोरवेल्स ने दिया था. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट बाय जनरेटिंग ए जेन्युइन इंटरेस्ट अमंग द लर्नर्स. किसी चीज में इंटरेस्ट को उत्पन्न करवा देना. यदि किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर स्टूडेंट के में इंटरेस्ट आ जाए उस चीज को लेकर, तो उस चीज को जल्दी स्टूडेंट सीख जाएंगे. इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ. आप जो भी सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसे लाइफ के साथ जोड़कर सिखाएं. कोशिश करें लिंक जनरेट करें, तो उससे जल्दी सीखने में मदद मिलती है कोई भी चीज. Life is a continuous experience and learning linked with life can be more enduring. Now next is principle of definite aim. This is important for optimum utilization of teaching resources and making learning more focused. Now next is principle of recognizing individual differences. Every student is unique in terms of intelligence, attitude, abilities and potentialities and socio-economic background also. The teaching method should be devised in such a manner to make all the students to avail equal opportunities in life. Principle of selection. The horizon of knowledge is expanding each day. The teacher should be able to pick contents that can be more relevant and updated to the learner's objectives. जैसा कि देखते हैं आजकल के स्कूल्स में आज भी लोग पुरानी मेथड से पढ़ाते हैं, जबकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी है अवेलेबल. उसके बावजूद भी, क्योंकि टीचर खुद नहीं चाहते कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया एडॉप्ट करने के लिए टीचर खुद नहीं चाहते, इसीलिए पुराने मेथड से ही पढ़ाए चले जाते हैं. तो ये एक समस्या है जिसको ठीक करना चाहिए. अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए. यदि टीचर हैं तो टीचर का काम हमेशा पढ़ते रहना और पढ़ाते रहना होता है, ना कि एक बार पढ़ें और फिर सिर्फ पढ़ाते रहना होता है. इसीलिए नॉलेज को अपडेट करते रहें और अपडेटेड नॉलेज को स्टूडेंट को बताएं, ताकि जो अभी का करंट मार्केट है उसमें स्टूडेंट आपका सर्वाइव कर सके. नेक्स्ट,
Principle of planning. Every teacher has certain time-bound objective, and hence teaching should be systematic to make a optimum use of resources within the time limit. Principle of division. To make learning easier, the subject matter should be divided into units and there should be links between the units. Principle of revision. To make learning enduring and acquired knowledge should be revised immediately and repeatedly. जैसा कि आप जानते हैं, एक बार पढ़ने के बाद यदि उस चीज को आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कभी याद नहीं कर पाएंगे. एटलीस्ट 3-4 बार रिवीजन होना ही चाहिए यदि किसी चीज को आपको याद करना हो. 3 बार रिवीजन कंपलसरी है, तभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज जाता है. इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन बहुत आवश्यक है. प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन. प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन में कुछ थोड़ा इंटरटेनमेंट, पढ़ाई में कुछ थोड़ा सा एक अम्यूजमेंट टाइप का होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए विशेष मेथोडोलॉजी को यूज में लाना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन. दिस प्रिंसिपल इज मस्ट to make the classroom environment harmonious and creative. Principle of democratic dealing. It entails students in planning and executing a different activity. It helps in developing self-confidence and self-respect among the learners. Now next जो आता है आपका वो है माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग बहुत बार क्वेश्चंस में आता है. साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी आता है. साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट. या टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट एवरी स्टूडेंट इज ए यूनिक साइकोलॉजिकल एंटिटी एंड इज a student can be motivated after identifying his her motives and needs. Principle of recreation. Recreation is necessary to tackle a fatigue after attending a lengthy classes. This break monotony and prepares students for learning again. Principle of repetition and exercise. This is specifically true in case of small children. Next, principle of encouraging creativity and self-expression. This is specifically applicable in subjects such as mathematics and in learning languages. Principle of sympathy and cooperation. This principle is required for the motivation of students. Next, principle of reinforcement. The students should be suitably rewarded for their desired behavior so that they can maintain their behavior. Principle of imparting training to senses. The use of multimedia makes many senses get involved simultaneously, which is crucial for enduring learning. यदि आप सीख रहे हैं तो उसमें ऑडियो, वीडियो, विजुअल इस टाइप से यदि हो तो आपका तीनों चारों सेंस एक साथ सीखते हैं, जिससे आप चीज़ों को ठीक तरीके से याद कर पाते हैं. यदि एक सेंस आपका भूल भी जाए तो दूसरा आपको याद दिला सकता है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग. दिस प्रिंसिपल इज नेसेसरी फॉर द टीचर टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड सजेस्ट बेटर आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक for learning teaching skills. It employs real teaching situation for developing a teaching skills and helps to get a deeper knowledge regarding the art of teaching. This Stanford technique involves the steps of plan, teach, observe, replan, reteach and reobserve. Most of the pre-service teacher education programs widely use micro teaching, and it is a proven method to attain a gross improvement in the instructional experiences. Effective student teaching should be the prime equality of teacher as an innovative method of equipping teachers to be effective. A skill and practices of micro teaching have been implemented. Now next is objectives of teaching. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूजीसी में. लास्ट टाइम आया था 2019 में, तो इसे ठीक तरीके से याद रखें.
In a knowledge-driven society where information has increasingly short shelf life, is an important for the teachers to focus on long-term goals of preparing our students for life activities, thereby equipping them with more than a finite and rapidly obsolete body of knowledge, and the developing them to understand, apply, and create knowledge as well as to constantly refresh and upgrade their knowledge. An objective describes an intended result of instructions rather than the process of instruction itself. Thus, instructional objectives communicate the intended learning outcomes at the end of instruction instead that changes that an instruction should make in the student's behavior. A good objective should be specific, outcome based. It should emphasize on the output rather than the process of instruction and measurable. The first and the foremost point to be considered in teaching learning process is what a student will be able to do at the end of an instruction. The objectives of teaching and learning must integrate at the end of the instruction. Next is classification of teaching and instructional objectives. There are two main ways of classifying instructional objectives. One classification is given by Bloom, whereas another classification is given by Gagne and Briggs. Bloom's classification of teaching and instructional objectives. According to this classification, instructional objectives fall under one of the following three categories: cognitive domain, it is related to development of intellectual capability, thinking or knowledge. It is the core learning domain. The other domain, affective and psychomotor, require at least some cognitive components. It functions at 6 levels, which is as for knowledge. It is basically about recalling information or contains comprehension. It is the ability to grasp the meaning of a material. Application, it converts abstract knowledge into practice. Analysis, it involves breaking down a communication into its constituent parts in such a manner that relationship of idea is understood better. Synthesis, it is basically about combining the constituent parts to make it as a whole. It is anatomy of analysis. Evaluation, it involves a judgment made about the value of methods and material for particular purposes. Affective domain, it deals with the attitude, motivation, willingness to participate, valuing what is being learned, and ultimately incorporating the values of discipline into a way of life. It takes for better student participation. It includes the following levels: receiving, willingness to listen; responding, willingness to participate; valuing, willingness to be involved; organizing, willingness to be an advocate of an idea; characterization, willingness to change one's behavior or ways of life. Now, psychomotor domain. Now, this is not important. Now, methods of teaching is most important. Large group teaching methods, small group teaching methods, individualized teaching methods. Now, important methods of instruction. This is also important. Large group methods
इन लार्ज ग्रुप मेथड्स में 3 आते हैं। लेक्चर्स, जिसमें लेक्चर दिया जाता है। टीम टीचिंग, पूरे टीम को एक साथ टीचिंग। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, इसमें एक बड़े ग्रुप को आप पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। मिक्स स्ट्रैटेजी के अंदर आता है स्मॉल ग्रुप मेथड्स में इसको इंक्लूड किया गया है, जैसे ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड और वर्क, ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन और डेमोन्स्ट्रेशन। इतने हैं स्मॉल ग्रुप मेथड्स। इंडिविजुअलाइज्ड मेथड्स स्टूडेंट सेंट्रल स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आते हैं। इसमें है इंडिविजुअलाइज्ड मेथड्स में ट्यूटोरियल्स आ गया, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इंटरैक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज्ड सिस्टम इंस्ट्रक्शन, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये सब इंडिविजुअलाइज्ड है। तो इसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए नेक्स्ट इसमें एक क्लास और लेना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ताकि 6-7 साल का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें 1 घंटे में। सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को ही लेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इसको 1-2 बार सुन लें तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं है, इसीलिए इसको समझने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में, उसमें जो फाइनल वैलिडिटी है वो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस का ही होते हैं, इसीलिए सारे इंस्ट्रक्शन को कोशिश करें इंग्लिश में ही समझें, इंग्लिश में ही टिक करें तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू फॉर वाचिंग, बी कनेक्टेड। कल जो है सो नेक्स्ट वीडियो लोड कर देंगे। थैंक यू।